हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे अलजेब्रा के आगे क्वेश्चंस। प्रीवियस वीडियो में हमने अलजेब्रा का इंट्रोडक्शन के बाद हमने उसका फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया था। फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें हमने सभी पार्ट्स को एक एक करके एक्सप्लेन किया था मैंने आपको। आई होप कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन पूरी तरीके से समझ आ गया होगा, और अगर आपको कोई भी चीज़ें समझ नहीं आती हैं तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं आपकी जरूर उस क्वेश्चन को समझाने में और आपकी उस क्वेश्चन को समझने में हेल्प करूँगा। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। आपकी बुक आप लोग ओपन रखिए। ऑलरेडी मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि हम दास गुप्ता को कवर कर रहे हैं। ओके, ए दास गुप्ता जो बुक है उसको हम कवर कर रहे हैं, उसका पेज नंबर A11। ओके, तो आपको इसको ओपन कर लेना है और आप अपनी बुक को लेके ही बैठिए और साथ में मेरे साथ नोट्स भी बनाते जाइए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर अगर हम 2 की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें दिए हुए हैं फिल इन द ब्लैंक्स। क्या दिए हुए हैं? फिल इन द ब्लैंक्स। अब फिल इन द ब्लैंक्स देखिए, मैं चाहूँ तो आपको डायरेक्टली करवा सकता हूँ, पर कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि हमें पहले उसके बेसिक के साथ ही जाना चाहिए, उसके बाद ही हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहिए। क्योंकि अगर हमें बेसिक आता है तो हम कुछ भी या फिर कोई भी क्वेश्चन हम कंप्लीट कर सकते हैं। तो देखिए, आप फर्स्ट ऑफ ऑल ये याद रखिए कि अगर कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले कि आपको बोला जाए A+A, इस तरीके से कई सारे अल्फाबेट्स हैं और उन सभी अल्फाबेट्स को आपको क्या करना है? ऐड करना है। तो आप कैसे करेंगे कि जितने भी अल्फाबेट्स हैं उन उतने नंबर को लिख लीजिए 1 2 3। तो 3 अल्फाबेट्स लिख लिए और उसके साथ उस अल्फाबेट को नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे हमारे पास मतलब सपोज करिए कि मेरे पास एक A था, उसके बाद आपने मुझे एक और A दे दिया, फिर आपने मुझे एक और A दे दिया, तो ऐसे मेरे पास कितने हो गए? 3A हो गए। ओके, अच्छा अब आप बोलेंगे सर क्या अगर जैसे मान लीजिए यहाँ पे वो A+B+C, तो क्या हम इसको ऐसे लिख देंगे 3 अल्फाबेट्स है, फिर जो अल्फाबेट्स उनको भी लिख देंगे? नहीं, ये रॉन्ग हो जाएगा। इस तरीके से नहीं करना है। आपको सबसे पहले चेक करना है कि सभी के सभी सिमिलर अल्फाबेट्स हैं या नहीं। अगर सिमिलर अल्फाबेट्स होते हैं तो आप उसका आप ऐड कर सकते हैं। अगर सिमिलर अल्फाबेट्स नहीं होते हैं तो आप उनका ऐड नहीं कर सकते। लेकिन इन द केस अगर हम मल्टीप्लाई की बात करते हैं तो उधर पे ऐसा कुछ नहीं होता। उधर पे हम एडिशन मल्टीप्लिकेशन चाहे सिमिलर अल्फाबेट्स हो चाहे ना हो, इवन अल्फाबेट के साथ हम बोले न्यूमेरिकल्स भी हो तब भी हम उसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एक हम उसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि सपोज करिए यहाँ पे मैंने लिख दिया A मल्टीप्लाई A, तो ये क्या हो जाएगा? 2A है तो A²। अच्छा, अब आप बोलोगे कि A² क्यों हो रहा है? तो आप लोग जब इसको आपने स्क्वायर वगैरह पढ़े हुए तो आप लिखते हैं ना 2 × 2, 2 का स्क्वायर = 4। तो ये कुछ इसी सीरीज में याद रखिएगा। तो जैसे मैंने क्या किया A मल्टीप्लाई A, तो ये क्या हो गया? A का स्क्वायर हो गया। अच्छा, अगर मैं करूँ A मल्टीप्लाई B तो ये AB हो जाएगा। अगर मैं करूँ A मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई C तो ये ABC हो जाएगा। और ये सारे के सारे क्वेश्चन सही होंगे। अब मान लीजिए कि मैं क्या करूँ 4 का मल्टीप्लाई में A के साथ करूँ तो ये 4A हो जाएगा। 4 का मल्टीप्लाई A × B के साथ करूँ तो ये 4AB हो जाएगा। मैं 1/2 का मल्टीप्लाई A B और C के साथ करूँ तो ये 1/2 ABC हो जाएगा। तो याद रखिएगा, अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो अगर अल्फा न्यूमेरिकल्स आपके सामने मिलते, देखिए अल्फा न्यूमेरिकल 2 शब्दों से मिलकर बना है, अल्फाबेट्स और न्यूमेरिकल। तो अगर आप अल्फाबेट और न्यूमेरिकल का अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आसानी से हो जाता है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। चलिए हम अपने क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर सेकंड का A है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का A है, आपको A+A+A 5 टाइम्स दिया हुआ है। एंड मैंने जस्ट अभी आपको बताया कि अगर आप 5A अगर आपको एडिशन के लिए दिए जाते हैं तो आप उसका आंसर कैसे लिख देंगे? 5A करके आप उसका आंसर यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ पे आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आता है वो क्या आ जाता है? 5A आ जाता है। ओके, देखिए मैंने इसीलिए मैंने आपको पहले से ही बेसिक बता दी ताकि अब आपको मुझे दोबारा से समझाने की जरूरत ना पड़े। चलिए अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर B की तरफ। तो हमने ये क्वेश्चन नंबर A कर दिया, अब हम क्वेश्चन नंबर B की तरफ चलेंगे। तो जो क्वेश्चन नंबर B है वो कैसा है? उसमें x को 6 टाइम ऐड किया हुआ है। देखिए उधर पे जो x है, x को कितने टाइम ऐड किया हुआ है? 6x है वहाँ पे, है ना? कितने x है? 6x। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली उसका आंसर लिख सकते हैं। ऑलरेडी मैं आपको इसको समझा चुका हूँ, ये बहुत इजी हो जाता है हमारे लिए। यहाँ पे मैंने इसको 6x लिख दिया। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उसका जो थर्ड वाला क्वेश्चन है, अब देखिए अब थोड़ा सा थर्ड वाला आपके लिए कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। मैंने आपको समझा दिया है, फिर भी हम एक बार उसको चेकआउट कर लेते हैं कि C नंबर में हम कैसे करेंगे, या फिर हम उसका थर्ड वाला बोले। तो यहाँ पे है x मल्टीप्लाई x और ये इस तरीके से 5 टाइम्स आपको x दिए हुए हैं। देखिए अभी मैंने आपको क्या बोला था? अभी मैंने आपको बोला था जितने बार भी अल्फाबेट्स आते हैं या न्यूमेरिक वैल्यू आती है तो मैं लिख देता हूं 2 का स्क्वायर। अब मान लीजिए 2 का क्यूब होता तो इसको मैं कैसे एक्सप्रेस करूंगा? 2 × 2 × 3।
सॉरी 2, यानी कि जो 2 है वो कितने टाइम्स आ गए, 3 टाइम्स आ गए। अब सपोज करो यहाँ पे मैं 2 की पावर अगर मैं 4 लगा दूं या मान लो मैं 8 लगा दूं, तो क्या करेंगे 2 को हम 8 टाइम्स यहाँ पे क्या करेंगे मल्टीप्लाई में लिख देंगे, इसी तरीके से 4 टाइम्स और लिख देंगे। तो ऐसे ही कुछ इधर पे है, यानी कि यहाँ पे कितने टाइम्स x आया 1 2 3 4 5, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ x की पावर 5, ये बेस और ये पावर x की पावर 5 है, ये आपका आंसर है। चलिए आई होप आपको समझ आ गया होगा ये क्वेश्चन भी। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर डी की तरफ। तो जो क्वेश्चन नंबर डी है, क्वेश्चन नंबर डी हमसे क्या कहता है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर डी में भी कुछ ऐसे ही है। जो बी है, बी के मल्टीप्लाई को क्वेश्चन में 7 टाइम दिया हुआ है, बी के मल्टीप्लाई को कितने टाइम दिया हुआ है 7 टाइम दिया हुआ है। तो आप समझ ही गए होंगे कि इसका आंसर क्या आने वाला है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। इसका आंसर होगा आपका b की पावर 7। इस तरीके से आप इसका भी आंसर लेके आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर ई, और क्वेश्चन नंबर ई है जो आपका वो है y डिवाइडेड बाई z, एंड ये आपसे कह रहा है कि y का मल्टीप्लाई के बाद आपको यहाँ पे कोई नंबर लिखना है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि y के मल्टीप्लाई के बाद कौन सा नंबर लिखें। तो देखिए इसको मैं थोड़ा सा आपको थोड़ा डिटेल में आपको समझाता हूँ, इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे y डिवाइडेड बाई z है, तो y डिवाइडेड बाई यहाँ पे हम z लिख देंगे। इतना आपको समझ आ गया। अब अगर मैं y को किसी के क्या मल्टीप्लाई में लिख सकता हूँ, यस मैं लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ y मल्टीप्लाई 1 और इसके अपॉन में मैं z लिख दूँ। क्या भी कोई प्रॉब्लम है, नहीं है ना, क्योंकि अगर मैं y का मल्टीप्लाई 1 से करूँगा तो y हो जाएगा, y बाई z, मतलब तो वही हुआ। अब मैं क्या करूँ, y को यहाँ पे बाहर निकाल दूँ और 1 बाई z कर दूँ, तो क्या अभी आपको कोई प्रॉब्लम सवाल आ रही नहीं ना, क्योंकि अभी भी वही है, y का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो y बाई z हो जाएगा। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, जो y बाई z है उसको हम डिवाइड से मल्टीपल फॉर्म में भी हम उसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हम डायरेक्ट इनडायरेक्टली देखते हैं तो ये मल्टीपल फॉर्म में दिखाई दे रहा है, अदरवाइज जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो अगेन ये y बाई z के फॉर्म में ही आ जाएगा। चलिए मैंने आपको सारे क्वेश्चन समझा दिए हैं, आई होप आपको ये समझ आए होंगे। आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है, तो क्वेश्चन नंबर 3 सबसे पहले हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग अपनी बुक रख रही है अपने पास, और क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं, कह रहा है राइट द बेस एंड द इंडेक्स ऑफ द पावर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। में देखिए मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, चलिए सपोज करिए यहाँ पे मेरे सामने कोई नंबर है, मैंने यहाँ पे लिखा x की पावर मैंने यहाँ पे लिख दिया 5। ठीक है, तो याद रखिए इन दोनों जगह पे ये जो x है, जो नीचे की तरफ नंबर लिखा हुआ है, इसको हम बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। जबकि इसको बोलते हैं इंडेक्स ऑफ पावर। क्या बोलते हैं, इंडेक्स ऑफ पावर। इस चीज को याद रखिएगा। अब आप समझ गए होंगे कि आपको इस क्वेश्चन को कैसे करना है। चलिए मैं ये क्वेश्चन जल्दी से आपको पहले इधर पे क्वेश्चन सारे नोट किए देता हूँ, जब तक ये काम करिए आप उसको खुद से सॉल्व करिए। अगर आपसे बन जाता है तो बहुत अच्छी चीज़ है, अदरवाइज मैं तो आपको बता ही रहा हूँ, जल्दी जल्दी आप सॉल्व करिए। पहला क्वेश्चन है x की पावर 3, दूसरा क्वेश्चन है a की पावर 7, तीसरा क्वेश्चन है b की पावर 4, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2y की पावर 5। चलिए अब यहाँ पे इन्होंने हमसे पूछा है कि आपको बताना है इंडेक्स ऑफ द पावर ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं बेस की बात करूँ तो बेस यहाँ पे क्या है, x है, जबकि इंडेक्स ऑफ द पावर की बात करूँ तो पावर यहाँ पे क्या है 3। मैं यहाँ पे ऐसे लिख दे रहा हूँ, आपको अच्छे से लिखना है, बेस इज इक्वल टू x पावर, या फिर आप लिखेंगे इंडेक्स ऑफ पावर इज इक्वल टू 3। अगेन हम यहाँ पे देखेंगे तो बेस क्या है, बेस है हमारा a, जबकि पावर क्या है, पावर ऑफ इंडेक्स ऑफ पावर है हमारी 7। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो हमारा बेस होगा वो क्या हो जाएगा, b हो जाएगा, जबकि इंडेक्स ऑफ पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करें तो यहाँ पे बेस कितना हो जाएगा, बेस हो जाएगा 2y, जबकि इंडेक्स ऑफ जो पावर होगा वो कितना हो जाएगा, हमारा इंडेक्स ऑफ पावर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। इस क्वेश्चन को भी जल्दी से नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए तो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने कंप्लीट कर दिया है। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें आपको एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ठीक है, और उसमें आपसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछा गया है व्हाट इज द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सप्रेशन। तो देखिए यहाँ पे व्हाट इज द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सप्रेशन, मतलब आपसे पूछा गया है जो यहाँ पे इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कितने नंबर ऑफ टर्म्स दिए हुए हैं, कितने नंबर ऑफ टर्म्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कितने नंबर्स ऑफ टर्म्स दिए हुए हैं, 1 2 3 4, 4 नंबर ऑफ टर्म्स दिए हुए हैं। तो आपको यहाँ पे सीधे सीधे डायरेक्ट इसका आंसर क्या लिख देना, डायरेक्ट इसका आंसर लिख देना है 4। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा है व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म। तो इसमें कांस्टेंट टर्म क्या दिया हुआ है, मैंने आपको पहले ही इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था 2x + 5। तो ये आपका वेरिएबल होता है, जबकि ये आपका क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ पे सिंगल नंबर कौन है, 1 है। तो यहाँ पे कितने कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म है सिर्फ यहाँ पे 1, याद रखिए। तो 1 क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है। यहाँ पे 1 का मतलब ये नहीं कि एक कांस्टेंट टर्म है, यहाँ पे 2 होते तो हम 2 लिख देते, नहीं, कांस्टेंट टर्म है 1, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 1, तो 1 इसका आंसर हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है राइट द टर्म ऑफ द एक्सप्रेशन। अब आपको बताना है कि आपको टर्म्स के बारे में बताना कि यहाँ पे कौन कौन से टर्म्स है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम टर्म की बात करते हैं तो यहाँ पे पहला टर्म है 3x², दूसरा है 5xy, तीसरा है -7y² और उसके बाद फोर्थ वाला है वो है आपका +1। तो यहाँ पे पहला वाला टर्म क्या है, 3x², तो मैंने 3x² लिख दिया, मैं कॉमा लगाऊंगा, फिर यहाँ पे हमारा 5xy नेक्स्ट टर्म आ जाएगा, फिर उसका कॉमा लगाऊंगा तो -7y² आ जाएगा, फिर नेक्स्ट है हमारा 1। तो यहाँ पे मैं अगेन कॉमा लगा के यहाँ पे 1 लिख दूंगा। और इस तरीके से चारों टर्म हमने लाइन से लिख दिए हैं। थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर रखिए, कॉमा लगा हुआ प्लस नहीं है। ओके, अच्छा अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर यहाँ पे आपने माइनस क्यों लिया, तो याद रखिएगा विद सिंबल लेते हैं। तो आपने फिर ये प्लस क्यों लिया, तो देखो बेटा क्या होता है कि आप प्लस लो या ना लो उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता आपको, लेकिन माइनस नेगेटिव सिंबल हमेशा आपको शो करना पड़ेगा। पॉजिटिव अगर आप शो नहीं भी करते हो तो नॉर्मली समझ आता है कि हाँ पॉजिटिव साइन है और नेगेटिव साइन आपको लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई भी नंबर है, जैसे मैंने बोला आपको 5 नंबर बोला तो ऑब्वियस सी बात है कि उसमें प्लस का साइन होगा, लेकिन अगर मैं -5 बोलूंगा, वो अगर मैं मान लो माइनस नहीं लगाता तो क्लियर होगा आपको कि माइनस है या नहीं है, तो हमें इसलिए माइनस का साइन उस जगह पे ऐड करना पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द कोएफिशिएंट ऑफ xy। xy का कोएफिशिएंट क्या है और x² और y² का हमें बताना है। तो याद रखिए मैंने आपको बताया था कि जो ये आपको दिए होते हैं कांस्टेंट्स है ना, ये आपको जो वेरिएबल्स दिए होते हैं, वेरिएबल के साथ जो नंबर इंक्लूड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, या फिर जो भी चीजें इंक्लूड होती हैं इस वाले वेरिएबल के साथ, चाहे वो एक वेरिएबल क्यों ना हो, चाहे वो एक लिटरल क्यों ना हो, चाहे वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू क्यों ना हो, वो सभी के सभी क्या कहलाते हैं, कोएफिशिएंट कहलाते हैं। तो xy के साथ क्या इंक्लूड है, 5। तो 5 क्या हो गया, 5 इज द कोएफिशिएंट ऑफ xy। फिर x² का क्या है, तो x² का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा आपका 3 इज द कोएफिशिएंट ऑफ क्या, x²। उसके बाद y² का क्या है, तो -7। हम पूरा अल्फाबेट जो हमारा नंबर है उसको हम विद साइन यूज करेंगे, तो -7 इज द कोएफिशिएंट ऑफ y²। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेंगे। जो इसके बाद वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, वो भी कुछ ऐसा ही है, उसको भी हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट। हमने इसके पहले क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर जो आपका 5th है वो भी आपको एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ मिलता है, और वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है आपका 1 + 3y4x - 4y3y + xy। ये आपको एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मिलता है और उसमें आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम कुछ क्वेश्चंस को रीड करेंगे और उनका आंसर देने की कोशिश करते हैं। आप भी इसको रीड करके जल्दी से इसका आंसर अपनी नोटबुक में लिख लीजिए, फिर उसका मैच कर लीजिएगा। चलिए आई होप कि आपने लिख लिए होंगे। हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे कह रहा है कि इस एक्सप्रेशन में कितने टर्म्स हैं, तो काउंट करेंगे, नंबर 1 टर्म, नंबर 2 टर्म, नंबर 3 एंड नंबर 4। तो टोटल कितने टर्म्स हैं इस एक्सप्रेशन में, तो इस एक्सप्रेशन की अगर मैं बात करता हूँ तो इस एक्सप्रेशन में है टोटल 4 टर्म्स। उसके बाद बात करते हैं राइट द टर्म ऑफ द एक्सप्रेशन, यानी कि जो इस एक्सप्रेशन में आपको टर्म दिए हुए हैं उनको आपको लिखना है। तो कौन कौन से टर्म है, टर्म नंबर फर्स्ट है 1, उसके अलावा है 3y4x, उसके अलावा नेक्स्ट टर्म है -4y3y, उसके अलावा नेक्स्ट टर्म है xy। मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर किसी नंबर के साथ नेगेटिव साइन होता है तो हमें नेगेटिव साइन का क्या करना है, यूज करना है। चलिए उसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ xy। तो यहाँ पे कोएफिशिएंट का मतलब होता है कि किसी भी अल्फाबेटिकल वैल्यू के साथ जैसे कि x या y जो भी उन्होंने बोला हुआ है उसके साथ किसी न्यूमेरिकल वैल्यू का लगा होना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो xy है उसके साथ किसी भी प्रकार की कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं लगी हुई है। तो याद रखिएगा, इसमें याद रखने वाली ये चीज है कि इसके साथ हमें क्या करना पड़ेगा, अगर जिसके साथ कोई नहीं होता उसके साथ कौन होता है, 1 होता है, क्योंकि अगर मैं 1 का मल्टीप्लाई xy के साथ कर दूं तो यहाँ पे आएगा क्या, हमें xy।
तो इस कारण से हम यहाँ पे क्या बोल देंगे कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई, या फिर किसी का भी कोएफिशिएंट पूछा गया हो और उसका आपको कोएफिशिएंट नहीं समझ आ रहा हो कि दिया नहीं है, तो उसकी जगह पे आप 1 लिख दें और उस क्वेश्चन को आप खत्म कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फाइंड द सम ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ द लिटरल x एंड y। तो x एंड y के लिटरल, सॉरी x एंड y दिया हुआ है, ठीक है, उसके अपन को कोएफिशिएंट निकालना है। तो x का कोएफिशिएंट क्या है, x के कोएफिशिएंट की बात करूं तो 3/4 है, जबकि y का कोएफिशिएंट क्या है, माइनस का 4/3y है, ठीक है। अब देखिए इन दोनों का इन्होंने बोला है कि आपको क्या करना है, सम करना है। तो सम करने के लिए हम इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं, आप यहाँ पे देखते जाइए। हम यहाँ पे 3/4 प्लस माइनस 4/3 का क्या करेंगे, सम करेंगे। अब देखिए यहाँ पे ये जो आपको वैल्यू दी हुई है नेगेटिव दी हुई है, और आपको अगर प्लस माइनस साइन आपने पढ़े हुए तो आपको पता होना चाहिए कि प्लस और माइनस के साइन से हमें क्या मिलता है, माइनस मिलता है जब हम उनका मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3/4 माइनस 4/3 हो जाएगा। हम इसको आगे फ्रैक्शनल फॉर्म में करेंगे तो 4 3 12, और जब आपको फ्रैक्शन तो आती होंगी, आप डायरेक्ट इसका फ्रैक्शन कर सकते हैं। 4 3 12, 3 3 9, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, माइनस 3 4 12 और 4 4 16। तो 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, फिर 9 माइनस 16 हम करेंगे तो यहाँ पे हमारे सामने आने वाला है, कितना आ जाएगा जल्दी बताइए, यस हमारे सामने आ जाएगा 7, तो माइनस 7/12 इसका आंसर रहेगा। तो कोएफिशिएंट का जब हम क्या करते हैं, एडिशन करते हैं या फिर ऐड करते हैं, तब x और y के कोएफिशिएंट का अगर हम जब ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, -7/12 हमारा यहाँ पे आंसर आ जाता है। तो हमने क्वेश्चन नंबर 50 यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।